क्रोलिंग में, क्रोलिंग के अंदर वो डेरिवेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो डेरिवेशन क्या, कि फाइव एम वन कैसे आ रहा है, फाइव एम थ्री कैसे आ रहा है, फाइव एम फाइव कैसे आ रहा है। बस ये याद रख लो कि जो थर्ड हार्मोनिक है उसका कोई फेज सीक्वेंस नहीं होता, वो सारे एक ही फेज में आएंगे, किसी के अंदर भी आ जाएगा। फिफ्थ हार्मोनिक एक ही पेज में है तो उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे घटाएंगे मीनिंग, एक ही पेज में हाँ, एक ही इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट इन द सेंस जैसे कि उसका आ रहा था हमारी, ये जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक थी ना, इस पे इफेक्ट कर रहे हैं ये दोनों। जैसे एक यहाँ पे करेगा, एक यहाँ पे करेगा, ये फिफ्थ करेगा, ये सेवन्थ करेगा। जो थर्ड हार्मोनिक है वो तो एक ही फेज से फेज के आएंगे ना, तो वो कहीं भी इफेक्ट नहीं करेंगे इस पे, इस कैरेक्टरिस्टिक को। और फिफ्थ हार्मोनिक का क्या होता है, अपोजिट फेज सीक्वेंस होता है, और सेवन्थ का सेम होता है फेज सीक्वेंस। तो इसकी सेवन्थ की डायरेक्शन सेम में, फिफ्थ वाले की अपोजिट में प्लगिंग मोड के अंदर है। और इसके लिए क्या करते हैं, एक तो स्लॉट को स्क्यूड कर देते हैं, और फ्रैक्शनल वाइंडिंग, मतलब शॉर्ट पे जो वाइंडिंग काम में ली थी ना हमने पहले, तो वो वाली काम में लेते हैं। और कोगिंग होती है जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, उसी उसी को हम बोलते हैं कोगिंग। तो कोगिंग को दूर करने के लिए क्या करते हैं, एक चीज़ तो ये कि आप नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट को इक्वल मत करो, ना ही मल्टीपल के अंदर लाओ। दूसरी चीज़, आप स्क्यूड स्लॉट लगा दो। स्क्यूड स्लॉट का बेनिफिट ये है, जैसे स्टेटर वाला पोल सीधा है, रोटर वाला ऐसे है, एक आधा नॉर्थ के साइड भी आ जाएगा, आधा साउथ के साइड भी, फिर आगे नॉर्थ के साइड भी आ जाएगा। तो उससे क्या है, मतलब लॉकिंग उसकी हो ही नहीं पाएगी, कोई दूसरा उसको फोर्स करता रहेगा। ठीक है, नो। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल गेज, कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल गेज, कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल गेज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल गेज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नो, इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग होती है या बार होती है रोटर में, तो रोटर कोर के अंदर इसमें बार होती है, और जबकि इसमें वाइंडिंग। नो, या इसको ऐसे ही बना, ऐसे कुछ आता है कि स्क्वायर गेज में, मैंने फ्रंट क्यों बनाया, फ्रंट से सामने से आपको सीधा ही दिखेगा। तो इसके अंदर स्लॉट स्क्यूड होंगे, जबकि इसके अंदर भी स्लॉट तो स्क्यूड होंगे, बस इसमें बार है और उसमें वाइंडिंग होगी, और कोई डिफरेंस नहीं है। नो, नो, ये आपकी वाइंडिंग होगी। अब इन दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होंगे, और बता सकते हो। एयर गैप कौन सी में ज़्यादा होगा, एयर गैप इसमें ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया एयर गैप का डिफरेंस, तो ये एक तो ये बना लो। पेन चाहिए क्या, ये यहाँ रखे हैं दो तो, ये चल जाएगा शायद में भी। दोनों देख ले कौन सा चल रहा है। ये यहाँ पे ये एंड रिंग है, दिस इज ऑल्सो एंड रिंग। स्लॉट दोनों में स्क्यूड ही होंगे। ठीक है,
ये वाला जो पोर्शन आता है इसको क्या बोलते हैं? ओवरहैंग, मतलब इसको, हाँ बैक एंड तो वो पॉइंट आ जाता है। ओवरहैंग। इसमें ओवरहैंग है क्या? इसमें ओवरहैंग नहीं है। तो स्क्वायर गेज में लिखो लेस नेट एयर गैप, लेस नेट एयर गैप। और स्लिप रिंग में क्या आ जाएगा? कंपैरेटिवली मोर, कंपैरेटिवली मोर। नाउ एयर गैप का मैग्नेटाइजिंग करंट का भी कोई रिलेशन है क्या? एयर गैप और मैग्नेटाइजिंग करंट का कोई रिलेशन होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा डिमांड करेगा, ठीक है, तो कौन से वाले में ज़्यादा जाएगा? स्लिप रिंग के अंदर ज़्यादा जाएगा, ठीक है, तो उसमें लिखो पहले वाले में लेस मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड, स्क्वायर गेज में लेस मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड, उसमें मोर मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड, मोर मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड। नाउ अगर हम बात करें ऑपरेटिंग पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर का भी कोई रिलेशन बता सकते हो? पावर फैक्टर का रिलेशन, क्योंकि जिसमें मैग्नेटाइजिंग करंट ऐसे समझो कि जैसे आई एम एक यहाँ है, ठीक है, एक किसी में यहाँ आएगी, तो इस वाले केस में ज़्यादा लैगिंग होगा। तो जहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है? लो पावर फैक्टर, ठीक है। तो स्क्वायर गेज में लिखो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर बेटर, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर बेटर, ये कंपेयर टू स्लिप रिंग है, मतलब ऐसे नहीं, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर बेटर और उसमें आ जाएगा ऑपरेटिंग पावर फैक्टर लो, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर लो। नो, रोटर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो किस में ज्यादा होगा? क्यों उसमें क्यों और इसमें क्यों? इसका एरिया और उसका, तुम ऐसे इसका क्या मतलब? यस, एक्चुअली ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट के अंदर ही है, बस ये वाइंडिंग है, ये आपने बार ले ली है। ये भी स्क्यूड है, ये भी स्क्यूड है, ऐसे मत सोचना इसका एरिया ज्यादा है, उतने ही स्लॉट के अंदर ये आनी है। बस यहाँ पे बार की जगह पे आप वाइंडिंग ले लोगे, लेकिन फिर भी उसका रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? नहीं, वो तो सेम है, एसी है तो दोनों में होगा। यस, जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे जो बाढ़ चाहिए, जैसे ये इतनी सी बाढ़ नहीं है, पूरी लंबी है, जैसे ये वाली है इतनी चाहिए आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सेम इसमें इतनी चाहिए। स्लॉट के अंदर ये वाला एरिया ही आता है, यहाँ तक का ही एरिया आता है। जो ये एरिया है ओवरहैंग का, ये इसमें एक्स्ट्रा है इसके कंपेयर, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका रीजन क्या है? ओवरहैंग। याद रखना, वैसे सेम मिलेगा लेकिन ओवरहैंग की वजह से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर रिएक्टेंस की भी बात करें तो वो भी इसका ड्यू टू ओवरहैंग ज्यादा निकलेगा। ये क्लियर है? तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, उसका ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, और उसमें लिख दो रेजिस्टेंस इज मोर ड्यू टू ओवरहैंग, रेजिस्टेंस इज मोर ड्यू टू ओवरहैंग। रेजिस्टेंस इज मोर ड्यू टू ओवरहैंग।
नेक्स्ट पॉइंट रिएक्टेंस इज लेस, पहले वाले में स्क्वायर गेज में रिएक्टेंस इज लेस, एंड नेक्स्ट पॉइंट रोटर रिएक्टेंस मोर ड्यू टू ओवरहैंग, मतलब रिएक्ट स्लिप रिंग में आ जाएगा ना, रोटर रिएक्टेंस इज मोर, रोटर रिएक्टेंस इज मोर ड्यू टू ओवरहैंग। नो, एफिशिएंसी किसकी अच्छी होगी? एफिशिएंसी इसकी अच्छी होगी कंपेयर टू इसके, मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायरमेंट भी कम है, रेजिस्टेंस भी इसका कम है, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर भी इसका अच्छा है, रनिंग भी इसकी अच्छी निकलेगी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी कंपेयर टू स्लिप रिंग। ठीक है, तो पहले वाले में आ जाएगा बेटर एफिशिएंसी, बेटर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी दोनों की ठीक ठाक आएगी, लेकिन कंपैरेटिवली उसमें लो होगी, तो उसमें कंपैरेटिवली लो लिखना, कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली लो। नो, मैक्सिमम टॉर्क कौन देगा? स्लिप रिंग या कौन? स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम देता है वो, हाँ। अगर रनिंग के अंदर नॉर्मल बात करें, रनिंग में आपको लेना है रनिंग के टाइम पे ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो अपॉन में रहते थे, हट ही गया स्लिप रिंग से वो तो, फिर इसकी एफिशिएंसी भी आपकी कम आ रखी है। रनिंग के अंदर आपको ये ज़रूर दे देगा, रनिंग में देने को दे देगा, इसके कंपेरेटिवली ये हाई दे देगा। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये स्टार्टिंग में आपको नहीं दे पाता। उसका रीज़न क्या है, इसमें हम रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर पाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, इस वजह से वो हाई चला जाता है, लेकिन उसके बाकी लॉसेस भी तो हैं। लाइक आपने स्लिप रिंग काम में ली है, उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस जाननी है, ये तो क्लियर है। नो, तो पहले वाले में एक लो, मोर मैक्सिमम टॉर्क, रनिंग कर लेना आगे, मोर मैक्सिमम टॉर्क रनिंग, उसमें लेस मैक्सिमम टॉर्क रनिंग, इन रनिंग। नो, तो ओवरलोड कैपेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ओवरलोड कैपेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी, स्क्वायर गेज की। ओवरलोड कैपेबिलिटी इज मोर, ओवरलोड कैपेबिलिटी इज मोर, उसमें लेस आ जाएगा। रेटिंग किसकी ज़्यादा होगी? रेटिंग, इसकी रेटिंग कैसे ज़्यादा होगी? हायर रेटिंग के अंदर हम स्लिप रिंग को काम में लेते हैं। हायर स्लिप रिंग, जैसे मान लो रेटिंग अगर ज़्यादा ली जाती है तो वहाँ पे इसको लेंगे उसको, तो रेटिंग ऑफ द या रेट ऑफ द रोटर इज लेस, रेटिंग ऑफ द रोटर, रेटिंग ऑफ द रोटर इज लेस, और उसमें आ जाएगा स्लिप रिंग में मोर। रेटिंग, जैसे मान लो कि आपको ट्रेन चलानी है तो इसे चला लोगे, लाइक रेटिंग इन द सेंस जैसे होता है कि आप, रेटिंग होती है फॉर एग्जांपल, इसको कैसे बताएं, आपकी स्पीड से ले लेते हैं गाड़ियों में, एक गाड़ी आ रही है 60 की स्पीड की, ई रिक्शा आ रहा है 30 की स्पीड का, कोई कार आ रही है 120 की, कोई कार आ रही है 250 की, 300 की, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है? मतलब उस चीज़ का जो भी कोई अपन ले रहे हैं कि मैक्सिमम कितने को रन करा रहा है, कितनी स्पीड पे चल रहा है, उसी तरीके से ये है कि जैसे ये वाली जो मोटर है ये मैक्सिमम कितने लोड पे चल जाएगी, कितने लोड को चला सकती है। अब इसको आप ट्रेन चलाने में लगाओगे, ये चलाएगी? ये नहीं चलाएगी, हाँ नहीं दे पाएगा, और जबकि ये चलाएगी। इसके अंदर स्लॉट्स भी हम कौन से काम में लेते थे? ओपन स्लॉट्स, तो वहाँ पे भी बताया था, जैसे ये कहाँ कहाँ काम में आ जाता है। अगर जैसे स्लॉट्स वाले भी ओपन वाले स्लॉट लगाएं तो आप इसको ट्रैक्शन में काम में ले लो, ओवरलोडिंग जितने भी लोड आते हैं, जैसे ट्रेन चला हुआ, आपको जो करना है वो स्लिप रिंग करो ना। लेकिन एक क्या, ये हमारा दिन तब दे पा रहे
उससे रेटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक सेकंड रुको। जैसे तुम दोनों के एक बार कंपैरिजन देखो, और कंपैरिजन देखकर तुम्हें ये बताओ कि कौन सी मोटर तुम्हें ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसका यूज पे डिपेंड करेंगे। नहीं, यूज़ तो अलग है, कंपैरिजंस मतलब आपने जितने कंपैरिजन अभी तक किए हैं, इसका रेजिस्टेंस भी कम निकला, इसका रिएक्टेंस कम निकला, एफिशिएंसी भी अच्छी है, ओवरलोड कैपेबिलिटी भी अच्छी है इसकी कंपेयर टू दिस, और क्या क्या, रनिंग टॉर्क भी इसका अच्छा था, और क्या क्या आया था, एयर गैप कम था, मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट भी कम थी। ठीक है, सब कुछ अच्छा है इसका, इसका सब कुछ इसके कंपेयर लो है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? सबसे देखो, सबसे बेटर तो आपको यही मिल रही है, तो बेटर मिल रही है तो हमेशा याद रखो 90% मोटर इसीलिए आपकी कौन सी है, स्क्वायर गेज। अगर ये ज़्यादा बेटर होती तो हम सिर्फ 10% को ही क्यों बनाते, हम पूरी मोटर्स बनाते ना। अगर ये ज़्यादा आपको बेटर देती रिजल्ट तो हम 90% इस मोटर को बनाते। हम 90% इसको बना के चल रहे क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क। ये स्टार्टिंग टॉर्क आपको हाई नहीं दे पाता जितना आपकी स्लिप रिंग देगी। तो जैसे हाई जहाँ टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वहाँ ये फेल हो जाएगी, स्टार्ट ही नहीं कर पाएगी। हाँ, रनिंग जरूर करा सकती है, लेकिन रनिंग का मीनिंग ही नहीं है, जब आपको एक बार चलाना तो पड़ेगा। आप ऐसे तो काम में लोगे नहीं कि भाई स्लिप रिंग से हम स्टार्ट करेंगे और इंडक्ट इससे चलाएंगे स्क्वायर गेज से, क्योंकि दो दो मोटर तो लगाने से रहा। क्योंकि ये भी नहीं सोच सकते कि दो हम स्लिप लगाएंगे और तीन ये वाली लगा देंगे, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी, ये तो दे नहीं पाएगी टॉर्क, उठाना तो स्लिप रिंग को ही है पूरा। तो एक ही इसका बेनिफिट है, उसके अलावा सब नुकसान है इसका। हाँ, रेटिंग जो है, रेटिंग का मतलब ये मत समझो कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब हायर रेटिंग पे काम कर रहा है बस। ये ऐसे जैसे पाई, सी लैंग्वेजेस के बारे में तो नहीं जानते होगे तुम, जैसे उनकी बात कर लेते हैं। जैसे फरारी वगैरह है, इनकी हायर सेगमेंट के अंदर आती है तो कितनी चलती है ये, बहुत कम चलती है। लेकिन हाँ, जैसे मान लो आपको हाई स्पीड में स्पोर्ट्स कार हैं, हाई सेगमेंट में जाती हैं वो, कि स्पीड भी इनमें हाई मिल रही है आपको, रनिंग टॉर्क भी अच्छा खासा मिल जाएगा, मतलब पावरफुल मिलेंगी वो गाड़ियाँ, लेकिन वो चलती बहुत कम है। नॉर्मल वाली कौन सी चलती है, जो आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी दे, रनिंग कैपेबिलिटी उनकी अच्छी हो, वो वाली चलेंगी ना। तो परचेज करते टाइम पे ये ध्यान रखना होता है। जैसे लाइक तुम्हें यहाँ पे बाइक्स के अंदर स्प्लेंडर वगैरह यहाँ दिखती ही नहीं है, मेरे हिसाब से तुम लोगों ने तो देखी भी नहीं होंगी, मतलब थोड़ी बहुत देखी होंगी। लेकिन अगर तुम नॉर्मल एरियाज में जाओगे लाइक राजस्थान हो गया और कहीं, और मैक्सिमम स्प्लेंडर है तो सबसे सस्ती आती है। रीज़न क्या है, नॉर नहीं एफिशिएंसी नहीं, जैसे यहाँ पे पहाड़ है, आपको पावर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत ही नहीं, आपका 100 सीसी इंजन काफ़ी है, ले जाएगा वो। तो वो कॉस्टिंग का ज़्यादा इफेक्ट जाएगा ही नहीं कि वो वाला बेटर लेंगे हम, क्यों इसमें जाएंगे, इसे कॉस्टिंग ही तो इफेक्ट करेगा। एक लुकिंग का ज़रूर आएगा, वो बाइक में वो आता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक नोट करके लिख लो नीचे, या वैसे एक पॉइंट और लिख लो रेड कलर के पेन से या अलग पेन से, कि ये वाला क्या देता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क और वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क। स्लिप रिंग के केस में क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा था ना कि ये जो टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क, इसको हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो स्लिप रिंग में आप इसको यहीं स्टार्टिंग के अंदर ही ले लोगे, उसके बाद में तो इसको लो ही मिलेगा। जबकि स्क्वायर गेज का बाकी है, क्योंकि स्क्वायर गेज का कहीं ना कहीं यहाँ कहीं है, तो यहाँ कहीं मिल सकता है आपको। अगर आप, हाँ, ये लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज कर दोगे तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, ये तो क्लियर ही है। नो, इसका हम स्टार्टिंग में ही ले चुके होते हैं, तो आप अगर आपको आगे भी लेना है तो वापस से वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। वो चीज़ हम बार बार नहीं करते हैं, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल के अंदर एक चीज़ देखी थी आपने, क्या होता है, रोटर हीटअप भी हो जाता है रनिंग कंडीशन में, ये तो वो सब हम काम में नहीं लेते। तो ये आपका एक नोट करके चलो, लिख लो, स्क्वायर गेज मोटर्स हैव, squirrel gauge motors have squirrel gauge motors have excellent running characteristic, excellent running characteristics,
excellent running characteristic compared to slip ring. Compared to slip ring. So these are generally preferred motors. So these are generally preferred motors. Next point. Slip ring motors are only preferred. Slip ring motors are only preferred for high starting torque. Slip ring motors are only preferred for high starting torque applications. High starting torque applications. एग्जाम्पल करके ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लो. ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में क्या आता है, जैसे माउंटेन रेलवेज हो गया, ट्रैक्शन माउंटेन रेलवेज कर लो, ठीक है, कॉमा लगा के. क्रेन्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स आती है, उनमें आपकी स्लिप रिंग काम में आनी है. होइस्ट, हाँ क्रेन्स, HOISTS होइस्ट. एक आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी लिख लो आप, क्योंकि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आ रहा है खूब काम. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल कार्स है इसका मीनिंग, ये इलेक्ट्रिकल कार्स. नो ठीक है, इसमें चाहे लिख लें ये 90% मोटर्स हो तो पता ही ऑब्वियस है, ये 10% वाली है. देखो कई चीज़ें जैसे आती हैं कि आपके बाइक्स वगैरह में क्या लोग लुकिंग भी देखते हैं, चाहे उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती फिर भी वो लुकिंग के चक्कर में खरीद लेंगे. लेकिन मोटर आपके लुकिंग को प्रेफरेंस तो देने से रही, मोटर तो आपके अंदर लगेगी, उसको कोई नहीं देखेगा, तो वहाँ चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आती है जो शो नहीं होती. तो यहाँ वो मार्केटिंग का वो फंडा भी आपका काम नहीं करेगा कि आप स्लिप रिंग को थोड़ा अच्छा दिखा के बेच दोगे. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. ना ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है. अगर मान लो कि आपने यहाँ 3 फेज सप्लाई दे रखी है, जैसे VA VB VC, ये 3 फेज आपने सप्लाई दे रखी है, और गलती से या किसी रीजन से एक फ्यूज आपका या एक वाइंडिंग आपकी ब्लोन ऑफ हो जाती है, या आपने हटा दी, मतलब एक्सीडेंटली ओपन हो गई या फिर आपने खुद ने हटा दी, तो उस केस में क्या होगा, मोटर स्टॉप होएगी या मोटर रन करने लग जाएगी, करती रहेगी. हाँ, एक फेज आपने या एक वाइंडिंग जो है आपने हटा दिया इसका, स्टेटर का. नाउ अब क्या होगा, रोटर में आपने कोई चेंज नहीं किया, रोटर जैसा था वैसा है. नाउ तो क्या होगा, स्क्वायर गेज रोटर है, स्क्वायर गेज के अंदर तो फिक्स है ना, मतलब वाइंडिंग काम में ले ही नहीं रहे हम लोग, तो क्या होगा, रोटर रुकेगा या चलता रहेगा, चलता रहेगा, रुकेगा तो नहीं. क्यों, देखो यहाँ पे करंट भी फ्लो होगा इन दोनों वाइंडिंग्स के थ्रू, ये तो कनेक्टेड है. फ्लक्स भी होगा, फ्लक्स कट भी कर रहा होगा, वहाँ वोल्टेज और करंट भी इंड्यूस हो रहे होंगे, तो वो रोटर रोटेट भी कर रहा होगा, और आपका लेंस लॉ भी लग रहा होगा, उस अकॉर्डिंग वो पीछा कर रहा होगा. लेकिन एक चीज होगी बस, ये रोटेट करेगा विथ रिड्यूस स्पीड, आपकी स्पीड कम हो जाएगी. स्पीड कम होती है तो स्लिप बढ़ जाती है. लो स्पीड एंड हायर स्लिप एंड टॉर्क क्या देगा आपको, कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा. स्पीड का और टॉर्क का वैसे कोई रिलेशन नहीं होता, 3 फेज के कंपेयर सिंगल फेज में तो कम ही मिलेगा टॉर्क. ठीक है. नाउ क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसका आपका एक फेज ब्लोन ऑफ हो गया, टूट गया या जल गया, तो उस केस में मोटर स्टॉप होगी या कंटिन्यू रन करती रहेगी. तो वहाँ ऑप्शन आते हैं, या तो ये रोटर विल स्टॉप, या रोटर विल कंटिन्यू ऑन द सेम स्पीड, या रोटर विल रन ऑन द रिड्यूस्ड स्पीड. तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी. यही आपकी कौन सी है, सिंगल
फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपको सिर्फ स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर काम में लेनी है। 100% मोटर्स आर स्क्वायर गेज। जो 3 फेज स्क्वायर गेज मोटर पड़ी थी वही यहाँ पे हम काम में लेंगे इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नो, स्लिप रिंग आपको काम में नहीं लेनी है। तो इसके अंदर एक चीज आएगी कि आपके दिमाग में कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है, जो पहले उसका था स्क्वायर गेज का वही सेम इसका रहेगा। हम सिर्फ टेक्निकली क्या करेंगे, टेक्निकली एक फेज को, एक वायर को, एक वाइंडिंग को हम हटा देंगे। तो ये एक टेक्निकली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। नो, सेम मोटर है, उसको आप 3 फेज पे भी रन करा सकते हैं। अभी उसको किस पे रन कराना पड़ रहा है आपको? सिंगल फेज पे। कॉस्टिंग तो आपने कंस्ट्रक्शन की 3 फेज लायक ही दी है, तो कॉस्टिंग इसकी थोड़ी ज्यादा रहेगी। अगर जैसे मान लो कंपेयर कर रहे हो कि लाइक ये 3 फेज पे जितनी पावर देती, अभी सिंगल फेज पे तो आपको कमी देने वाली है, कमी देगी ना। सिंगल फेज पे अगर कम पावर देगी तो उसके केस में हमारे पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, तो सिंगल फेज मोटर्स की कॉस्ट थोड़ी सी हाई होगी। अगर आप उसको 3 फेज में लोगे तो पैसे इतने मायने नहीं रखेंगे। ये वैसे हो जाता है जैसे 1,000 रुपये में जो सामान आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि 700 रुपये में उसका हाफ आ रहा है। जैसे 1,000 में 1 किलो आ रहा है और 800 रुपये में आधा किलो ही आ रहा है। तो ये वो वाला गेम होगा, मतलब कि कस्टमर पे तो करेगा, उसको भी लगेगा कि यार मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो खुद उसमें टेक्निकली कॉम्प्रोमाइज करके ही उसको बेच रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर क्यों है? एफिशिएंसी इसकी रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी भी रिड्यूस होनी है, फिर भी ये मतलब पॉपुलर क्यों है? ऑल सिंगल फेज मोटर्स आर स्क्वायर गेज। इसी की वजह से तो 90% मोटर्स आ जाती हैं। हर जगह पे जो देखोगे आप घरों में, सबसे ज्यादा यही मिलेगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज, अगर 3 फेज कनेक्शन भी तो चाहिए। नहीं होता है घर पे, जब आप 2 AC लगाओगे ना, जब आप 2 AC लगाओगे तो आपका लोड, आपका या 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का, या अगर उससे ज़्यादा का लोड लगाते हो तो आपको फॉर्म भर के देना होता है कि 3 फेज कनेक्शन चाहिए, तो वो लगा के जाते हैं। हम्म? अभी सिंगल फेज ही आती है, वो लोडिंग पे डिपेंड करता है, आपके 1 किलोवाट का लोड है या 2 किलोवाट का, बिलिंग पे इफेक्ट पड़ता है। अगर 3 फेज कनेक्शन लोगे तो बिल ज़्यादा आएगा। नॉर्मली लोग 1 किलोवाट का ही फॉर्म भरते हैं, कुछ एक 2 किलोवाट का भर लेते हैं सिंगल फेज के अंदर, कि अगर आपने 2 किलोवाट से ज़्यादा यूज़ करी, मतलब ये लिमिट है, लेकिन सब ओवरलोड में चलाते हैं। तो एक्चुअल में इंडिया के अंदर इसीलिए डिसाइड नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल एक गाँव में 100 घर है, तो पता चल रहा है सबने 1-1 किलोवाट का भर रखा है कि इनका लोड आएगा 100 किलोवाट। अब लोग गीजर भी चलाते हैं, मोटर भी चलाते हैं, सब चलाते हैं, तो 4-4 5-5 किलोवाट के तो एक साथ ही चला लेते हैं। तो उसी के अंदर तो कैलकुलेशन तो वैसे ही गड़बड़ा जाती है कि आपने ट्रांसफार्मर भी उसी हिसाब से पुट करोगे, कंडक्टर्स भी उसी हिसाब से, तो हमेशा वो ज़्यादा ही करना होता है कि लोग इंडिया में थोड़े अलग हैं, यहाँ पे पैसे नहीं देंगे। 3 फेज क्यों देते हैं? क्यों नहीं दे देते? क्योंकि आपका काम अगर एक में हो रहा है तो हर आदमी के घर पे 3-3 वायर तुम पहुंचाओगे। लाइक जैसे ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर से 3 वायर निकले, एक इस गली में भेजा, एक इस गली में, एक इस गली में। अब आप क्या करना चाह रहे हो, हर एक जो गली है उसमें 3 भेज रहे हो, और हर एक घर में 3 भेज रहे हो, तो कॉस्टिंग बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? और एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सर्विस मेंस होती है जो खंबे से आपके घर पे आती है, उसको सर्विस मेंस बोलते हैं, उसकी कॉस्ट भी गवर्नमेंट को, उन्हीं को लगती है, जीएसएस वालों को। एक्चुअल में हालांकि वो कस्टमर पे करता है, वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है, लेकिन वो पे करते हैं। तो हर एक चीज़ की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ये तो 3 गुना कर दी आपने कॉस्टिंग। तो वो तो पूरे पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो कॉस्टिंग लगती है ना, मतलब सबसे ज़्यादा कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की वजह से लगती है। तो कंडक्टर्स को क्यों बढ़ाएंगे जब रिक्वायरमेंट ही नहीं? अगर किसी को स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, उसको 3 फेज मीटर लगेगा, उसके 3 फेज कनेक्शन आ जाएगा, मीन्स उसको 3 अलग अलग वायर से लेगा वो इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा लोड नहीं आएगा। हाँ, यस, हाँ, तीनों के तीनों वायर आते हैं ना, वो आपको आ जाएंगे। यस, न्यूट्रल भी आ जाएगा चौथा, चौथा न्यूट्रल भी आएगा। क्या? 4 आते हैं। हाँ, तो वो चारों देगा फिर। घरों में आप कैसे जाता है, लाइक RYB और दिस इज न्यूट्रल, तो वो क्या करता है, किसी एक फेज से आपको दे देता है, दूसरा वाला वायर आपका न्यूट्रल से अटैच करेगा। हम्म? हाँ,
हम्म। जैसे वो कनेक्शन दिखता नहीं, वो मेन वायर से कहाँ से ले रहे हैं, खंबे से लेते हैं सब। खंबे से खंबे से लेते मतलब नहीं मतलब घर के लिए वो वायर से कनेक्शन कहाँ से लेते हैं वो देखो। वायर? ट्रांसफार्मर खंभों पे सप्लाई करता है, फिर तुम्हारा लाइन मैं समझा ही नहीं तुम्हारा। पोल के ऊपर आपका वो लेते आइसोलेटर रहते हैं, हाँ। उनके ऊपर वायर पे बस बंधा रहता है, वहीं अटका देते हैं वायर को। नहीं, हमारे घर की वायर उन पर अटैच नहीं देख सकता डायरेक्ट। हाँ, पूरे जीएसएस जो जनरेट करा ना उसके साथ में अटैच है पूरा। बस ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक कपलिंग है। ट्रांसफार्मर मतलब कहीं भी ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। लाइक जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर ये ट्यूबलाइट जल रही है, वो ये ट्यूबलाइट आ गई आपकी, और वो अगर यही सेम ग्रिड से आपके सप्लाई जा रही है, लाइक यहाँ से जो जनरेशन होता है वहाँ से जहाँ से आपको मिल रही है, तो वही सेम जैसे आपके घर पे जो पंखा लग रहा होगा, ये दोनों पैरेलल है, एग्जैक्टली पैरेलल। जबकि पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई करना यहाँ से लेकर वहाँ तक आसान नहीं है कि कितने सर्किट आएंगे, लेकिन यहाँ की लाइट, यहाँ का एसी और आपके घर की लाइट, पंखा, एसी सब पैरेलल, सब कुछ पैरेलल। चलो इसको तो छोड़ो, ये थोड़ा सा डायग्राम बना लो। बिल्कुल, हाँ। तो टू फेज सप्लाई भी आती है। अभी अभी हमने थ्री फेज सप्लाई में से एक ब्लोन ऑफ हुआ है, तो आपकी मोटर रन कर रही है, ठीक है। जब सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो अभी मैं बताऊंगा कि वो रन नहीं करेगी एक बार, तो उसके लिए कुछ करेंगे अलग इफेक्ट। सिंगल फेज में कितना फेज है? नहीं, तीनों बना के थोड़ा सा कट लगा हुआ दिखा देना कि ये ब्लोन ऑफ है। इसी को ना हाँ, ए बी सी फेज कर लो। इसमें नहीं, आगे चलने दो, नया टॉपिक आ गया ना। हाँ, सिंगल फेज। ये फ्रैक्शनल किलोवाट और फ्यू एचपी की जो मोटर्स आती हैं, जैसे 1000 वाट से नीचे की लगभग, मतलब 1-2 एचपी के आसपास, तो उनमें ये पॉपुलर है। और इसमें अगर ये कट जाएगा एक फेज, तो इसके अंदर करंट क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? डिमांड नहीं, तो 3 वायर है, तीनों हम्म, दे रहे थे पहले, अब दो दे अब 2 दे रहे, अलग अलग टाइम। तो ऐसे थोड़ी चलता है करंट का हिसाब। नहीं, करंट सेम रहेगी, शन लोड के हिसाब से रहेगी। चलो देखते हैं। साइड में से ये लिख लेना, फ्रैक्शनल किलोवाट और फ्यू एचपी, फ्रैक्शनल केडब्ल्यू किलोवाट, और एफ एच पी कर लो, फ्यू एच पी, या फ्रैक्शनल एच पी, एफ एच पी कर लो, एफ कैपिटल एफ एच पी। एच पी में आती है ना रेटिंग्स, 2 एच पी, 1 एच पी, हाफ एच पी। फ्रैक्शनल एच पी भी बोल सकते हो, फ्यू एच पी बोल लो, ठीक है। एंड पॉपुलर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, पॉपुलर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ब्रैकेट में 100% कर सकते हो, 100% मोटर्स आर स्क्वायर गेज, 100% मोटर्स आर स्क्वायर गेज। रोटर में आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, रोटर वही शॉर्ट है, सेम। नो, अब एक चीज बताओ, बना लिया गया? ये साइड में लिख लिया होगा, एक करंट बढ़ जाएगी, ये लिख लेना, ये भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास में एक जो वाइंडिंग का फेज है वो हट चुका है, सिर्फ 2 वायर बचे हैं, 2 फेज बचे हैं।
रनिंग कंडीशन में आपका ब्लोन ऑफ हुआ है, ये रन करती रहेगी। लेकिन अब आपको मान लो यहाँ पे सिंगल फेज अप्लाई करना है, तो सिंगल फेज जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स आएगा, फ्लक्स डेफिनेटली आने वाला है, इधर से भी आएगा एक इधर से भी आएगा, दोनों साइड से चलता है, दोनों साइड से चलेगा, रोटेटिंग भी होगा फाई एम, या नहीं होगा, रोटेटिंग नहीं होगा। अगर सिंगल फेज भी आता है, जैसे मान लो इधर से एक वाइंडिंग के अंदर आ गया फ्लक्स की डायरेक्शन, लेकिन फ्लक्स की डायरेक्शन दो तरीके से आपको देखने की को मिलेगी यहाँ पे, एक बार इधर एक बार इधर, डायरेक्शन चेंज करता है एसी, बिल्कुल डेफिनेटली डायरेक्शन तो चेंज करता है फ्लक्स की। तो उसके केस में क्या होगा, आप इसमें सप्लाई दोगे, दो फ्लक्स आ जाएंगे, फ्लक्स टोटल तो 5m है, लेकिन उसके दो पार्ट आ जाने वाले हैं, 5m/2 5m/2, दोनों एक दूसरे को अपोजिट होंगे, दोनों टॉर्क बनाने वाले हैं। आपके पास में फ्लक्स है, फ्लक्स तो कट कर रहा होगा, एसी फ्लक्स है आपका, एसी फ्लक्स है, रोटर को कट करेगा, वहां पे करंट इंड्यूस करेगा और टॉर्क भी इंड्यूस हो, अगर करंट आ गई फ्लक्स है तो टॉर्क इंड्यूस होने वाला है। नाउ दो टाइप के फ्लक्स हो गए, एक को फॉरवर्ड फ्लक्स बोल लो, एक को बैकवर्ड फ्लक्स। तो ये दोनों क्या करेंगे, कुछ भी इफेक्ट करके आपके पास में वोल्टेज भी इंड्यूस हो रही है, करंट भी फ्लो कर रही है, लेकिन फिर भी आपका जो रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, वो कैंसिल आउट करते रहेंगे। लेकिन अगर मान लो आप इसको एक हल्का सा धक्का पुश कर दोगे, जैसे मान लो आपने आपका रोटर आपने सप्लाई दे दी, नहीं रन कर रहा, लेकिन आप इसको जरा सा भी पुश कर दिया आपने रोटर को, उस केस में चलने लग जाएगा। इसका एग्जांपल आपने कई बार फैंस में देखा होगा, ट्रेन के फैंस, वो नहीं चलते तो पेन से या किसी से भी जरा सा भी धक्का देते हैं, वो चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से ये भी क्लियर हो रही है कि ये जो सिंगल फेज मोटर है सेल्फ स्टार्टिंग तो नहीं होने वाली है, खुद से स्टार्ट कभी नहीं होने वाली है। हाँ, अगर एक को जरा सा भी पुश मिल गया, जिस साइड भी आपने पुश कर दिया उस साइड ही वो रोटेट करने लग जाएगा। ये क्लियर, जैसे मान लो आपने फॉरवर्ड वाले की साइड कर दिया, तो फॉरवर्ड में फोर्स ज्यादा हो गया, एक बार टॉर्क बन गया तो दूसरा वाला नहीं बना पाएगा। सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए होता स्टार्टिंग में, कि इसको यहाँ से रन कराना है, अब ये इधर रन करिए, मेरे को उस साइड पुश करना है, तो टॉर्क ज्यादा चाहिए या उतना काम कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। अगर उधर भेजना है तो जो बैक, जैसे मान लो ये फॉरवर्ड साइड है, ठीक है, ये फॉरवर्ड में इधर चल रहा है, अब बैकवर्ड वाला क्या इसको एकदम से रोक भी पाएगा, जब वो चला ही नहीं पा रहा था इसको कंपेयर टू उसके, तो अभी तो ये रनिंग कंडीशन के अंदर आ चुका है, तो बैकवर्ड वाले का फिर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इवन अगर ये इधर रन करने लग गई तो फॉरवर्ड वाले का इफेक्ट नहीं होगा। तो आपको दोनों के एक दूसरे के डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी आएगी अभी थोड़ी देर में, उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो क्लियर है। नो, ऐसा कई बार देखा है आपने, फैन को जैसे ट्रेन में घुमाया, मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड घुमा लो, वो चल जाएगा, कि एक साइड घुमा रहे हैं वो नहीं चल रहा, दूसरी साइड घुमाते सिर्फ उसी साइड चलता है, दोनों साइड चल जाता है, दोनों साइड चल जाता है। चलो वो लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर चलता है तो आपके क्या खराबी है और नहीं चलता तो क्या सही है। ठीक है, मतलब हो सकता है चले भी, हो सकता है नहीं भी चले ना। तो इसमें लिखो थ्योरी, थोड़ी चलने दो। व्हेन ए थ्री फेज motor when a three phase motor is running at a moderate load condition, a moderate 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 load condition, कॉमा लगा के, if one fuse blown off blown blown off उड़ जाना, मतलब जैसे यहाँ पे फ्यूज भी लगा हुआ हो सकता है आपके मोटर में, या तो यहाँ से टूट गया हो या आपका फ्यूज उड़ गया हो। मेन कंडीशन जो होती है वो तो कभी उड़ने वाला होता नहीं, वाइंडिंग तो ऐसे ही टूटती ही नहीं है। मेन जैसे मान लो कि फ्यूज ब्लोन ऑफ हो गया आपका, अगर फ्यूज उड़ गया हो तो उसके केस में ये हट गया, वही सेम कंडीशन बनने वाली है। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, फ्यूज भी उड़ सकता है या वाइंडिंग भी आपकी हट सकती है या आपने खुद ने हटा दी। मैं रनिंग की बात कर रहा हूँ अभी। ब्लोन ऑफ कॉमा लगा के, then it continues to rotate
then it continues to rotate as a single phase motor, but with reduced speed and increased slip and increased slip and increased current and increased current. increased current. नेक्स्ट पॉइंट, तो थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरे सिमिलर है एग्जैक्टली exactly. तो डिफरेंस क्या है? इसमें सब कुछ सेम है, पूरा सब कुछ सेम आएगा, एक ही चीज का डिफरेंस है, ये सेल्फ स्टार्टिंग है, मतलब थ्री फेज वाली, और सिंगल फेज सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है. डबल बोल एक्चुअल के अंदर हम सप्लाई दे रहे हैं. टू फेज भी बोल लो, अगर आप टू फेज अप्लाई कर सकते, टू फेज भी आता है, सिंगल फेज ही नहीं आता, टू फेज भी आता है, थ्री फेज भी कनेक्शन आता है. एक्चुअली टू फेज सप्लाई दोगे ना तो भी आपकी मशीन रन करेगी, आरएमएफ प्रोड्यूस करता है वो भी. टू फेज आप सप्लाई दोगे वो भी आरएमएफ प्रोड्यूस करेगा, वो आगे आ जाएगा, मैं टू फेज का भी बताऊंगा, वो डेफिनेटली आपका आरएमएफ देगा और वो रन करा देगा. और इसी कंसेप्ट पे आपकी ये इंडक्शन मोटर चलने वाली है. नो, हमारे पास में थ्री फेज सप्लाई है, एक सिंगल फेज सप्लाई है, ठीक है. तो थ्री फेज अगर हट गई तो हम सिंगल फेज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, डोमेस्टिक के अंदर वो आ रही है, तो टू फेज को अप्लाई क्यों करेंगे? टू फेज भी अप्लाई कर सकते हो आप, डेफिनेटली इसको टू फेज मान लो, बात तो सेम ही है, अलग थोड़ी है. तीन टू फेज में दो वायर आते हैं, सिंगल फेज में भी आपको दो ही चाहिए, तो टू फेज मान लो, वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है. और रन करेगी, आगे मैं डायग्राम एक टॉर्क वाला बनाऊंगा, उसमें टू फेज का भी आएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिंगल फेज मोटर्स आर क्वाइट सिमिलर, सिंगल फेज मोटर्स आर क्वाइट सिमिलर, QITE quite similar to three phase motor. Only difference is they are not self starting in nature. They are not self starting in nature. Next point, when single phase supply is given to a single phase motor, when single phase supply is given to a single phase motor contained one winding, one winding को अंडरलाइन कर लो, then a pulsating magnetic field is produced, then a pulsating magnetic field, magnetic field की ब्रैकेट phi m कर लो, phi m is produced कॉमा लगा के due to transformer action, voltage is induced in the rotor, due to transformer action voltage is induced in the rotor. ये तो क्लियर है ना, रोटर में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा. नो, नेक्स्ट पॉइंट, rotor are essentially squirrel cage type, with skewed slots, SKEWED, skewed slots, permanently closed,
देयरफॉर, इसी में आगे चाहे चलने दो, देयरफॉर करंट एंड टॉर्क आर प्रोड्यूस्ड, current and torque are produced, current and torque are produced, but the rotor doesn't rotate, but the rotor doesn't rotate, but the rotor doesn't rotate. Now next point, if the rotor is rotated by, if the rotor is rotated by some external force, if the rotor is rotated by some external force, it continues to rotate, it continues to rotate in the direction of force. If the rotor is rotated by some external force, it continues to rotate, it continues to rotate in the direction of force, in the direction of force, and reaches rated speed, and reaches rated speed. फुल स्टॉप लगा के this different behavior is analyzed, this different behavior is analyzed according to double field revolving theory, according to double field revolving theory, double field revolving theory. ठीक है। नाउ ये वन वाइंडिंग वाला कंसेप्ट क्या है, जैसे ये दोनों, ये तो हट गया, ये दोनों आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है, तो एक काम ही कर दो ना, इसको दो बनाने की जगह सिंगल ही बना लो, मतलब फाइनल कनेक्ट ही कर दो ना एक बार में, तो इसको सिंगल वाइंडिंग भी बोल सकते हैं ना, कि सिंगल वाइंडिंग पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, रोटर के अंदर फ्लक्स कट करेगा ओनली 5M वाला भी, पल्सेटिंग फ्लक्स आता है, पल्सेटिंग का मतलब तो पता ही है, तो पल्सेटिंग फ्लक्स इसको कट करेगा रोटर वाइंडिंग्स को, और एक वोल्टेज इंड्यूस करेगा, बाकी आगे का प्रोसेस हो ही जाएगा, वोल्टेज इंड्यूस हो गया तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है तो टॉर्क आएगा, वो सारे एक्शन होंगे। अब हेडिंग डालो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। जैसे 5M जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इसके अंदर एक तो आपके 5M/2 और 5M/2 के दो फ्लक्स आ रहे हैं, एक आपका फॉरवर्ड साइड जा रहा होगा, दूसरा बैकवर्ड साइड में। जैसे हम लोग पहले बात कर लेते हैं फॉरवर्ड की, अगर फॉरवर्ड फ्लक्स आ रहा है तो क्या होगा, वैसे है कितना 5M, 5M/2 इतना है ना। अगर ये आ रहा है तो टॉर्क बनाएगा, फ्लक्स आ रहा है कट करेगा, वोल्टेज भी इंड्यूस करेगा, करंट भी फ्लो करेगा, और एक टॉर्क भी बना देगा, ये हो गया TF, ठीक है। और एक स्पीड अगर मान लो ये डोमिनेट करता है तो ये रोटेट N की कराने की कोशिश करेगा, ये जो फॉरवर्ड टॉर्क है आपका, जो मशीन को N स्पीड पे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, हो सकता है ना। अब बात कर लेते हैं बैकवर्ड की, बैकवर्ड भी फ्लक्स कितना है 5M/2 नाउ, ये क्या करेगा, बैकवर्ड टॉर्क बनाएगा, ये भी एक टॉर्क बनाएगा जो जस्ट इसके अपोजिट के अंदर होगा, और ये मशीन को रोटेट कराने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन रेटिंग तो ये भी N तक ही पहुंचाने की कोशिश करेगा, सेम फ्लक्स है यहाँ पे, नाउ दिस इज -N। अब ये मत बोलना यहाँ 5M/2 क्यों लिया, 5M, आप एक काम करो 5 ले लो दोनों को, वो टोटल वाला 5 बन जाएगा, वो तो एक ही बात है, आप किसी को कोई भी ले लो। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड टॉर्क है, ये आपका बैकवर्ड टॉर्क है, ये N स्पीड पे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, ये -N पे, तो दोनों एक दूसरे को कैच रखेंगे। अब जिस साइड भी आपका फोर्स आ गया, फॉर एग्जांपल आपने फॉरवर्ड में थोड़ा सा पुश कर दिया, मशीन आपकी फॉरवर्ड में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, अगर बैकवर्ड में पुश कर दिया तो बैकवर्ड में -N पे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस चीज को, ये तो यहाँ से डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से क्लियर हो रहा है।
नो, स्लिप कितनी कितनी आएगी? ये जो सारा पहले हमने पढ़ लिया कि ये फॉरवर्ड टॉर्क आ रहा है, ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का कंसेप्ट। ये डबल फील्ड आ रही है, दोनों फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट के अंदर चल रही है, इसकी स्लिप क्या आएगी? जैसे नॉर्मल क्या आती है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ये आएगी। इसकी क्या आएगी? ये फॉरवर्ड हो गई एंड दिस इज बैकवर्ड, एन एस माइनस अपॉन एन एस। तो ये एन एस प्लस एन अपॉन एन एस आ रहा है। ऐसा हमने एक बार पहले भी किया था क्या, कल परसों? तो उसके अंदर स्लिप को डायरेक्टली क्या लिखा था हमने? 2 माइनस एस लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आप यहाँ प्लस एन एस करो माइनस एन एस करो, उससे आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। तो इसकी स्लिप आएगी जैसे एस एफ इक्वल टू एन एस, मतलब जो भी वैल्यू है वो बैकवर्ड की होगी 2 माइनस एस एफ। ये क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग की अगर बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में एस एफ कितना होगा? 1, क्योंकि स्पीड आपकी 0 है स्टार्टिंग के अंदर, तो 0 है तो एस एफ आपका 1 आ गया। अगर एस एफ 1 है तो बैकवर्ड भी आपकी 1 है। तो यहाँ से भी देख लो, स्टार्टिंग के अंदर दोनों स्लिप भी एक दूसरे के इक्वल आ रखी है, ये नहीं कि एक भी कम है। तो स्लिप का भी इफेक्ट तो पड़ता ही है टॉर्क पे, इन पे, तो वो भी आपके सेम आ रखी है। नो, तो अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो कैसी आती है? इसको आगे तक ही ले लेते हैं। नो, ये जैसे 3 फेस इंडक्शन मोटर की है, ठीक है। नो, सिंगल फेस का जो टॉर्क आएगा इससे तो कमी आने वाला है। तो 2 टॉर्क आ रहे हैं यहाँ पे, एक कौन सा? फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड वाला टॉर्क हम ये वाला मान लेते हैं, ये वाला कौन सा हो गया? फॉरवर्ड। नाउ बैकवर्ड का किस साइड आएगा? इधर से आएगा या इधर से? इधर से क्यों नहीं आएगा? इधर से? लेकिन हमको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है। स्पीड कहाँ 0 होती है? यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल के अंदर केस। तो ना ये वाला आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा, ये उधर लेके जाने की कोशिश करेगा। अगर ये भी इधर ही लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो सेम स्पीड है ना, यहाँ तो n जैसे 0 है, इधर n इक्वल टू एन एस है। ये फॉरवर्ड के अंदर रोटेट कराने की n स्पीड पे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये नेगेटिव में कराने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये नीचे आएगा। टॉर्क भी एक्चुअल में इसका जस्ट अपोजिट लगने वाला, ये फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड। तो यहाँ पे जो केस आएगा वो यहाँ से आएगा, ऐसा कोई केस, ठीक है। ये आपका कौन सा होगा? बैकवर्ड। वो आपका हो गया फॉरवर्ड। नाउ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या है? सेम है। इसको येलो से ले लो, इसको भी येलो से ले लो। यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है, यहां से लेकर यहां तक की, वो दोनों क्या होंगी? सेम आने वाली है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करने वाले? कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ना ये इधर जाने देगा ना ये इधर जाने देगा। नाउ आपने थोड़ा सा पुश किया, थोड़ी स्पीड दिलाई फॉरवर्ड के अंदर, फॉरवर्ड में जैसे ही गया इसका टॉर्क बढ़ा, इसका वाला घट गया, तो घटते घटते इसका फाइनल 0 पे आ जाएगा। यहाँ पे जब ऑपरेट करा रहेगा इसका कोई टॉर्क ज्यादा रहने वाला भी नहीं है। क्लियर है ना? तो मोटर रन कर जाएगी। अगर मान लो ये भी इसी डायरेक्शन में होता तो बिल्कुल ही नहीं था, उसका टॉर्क इसका टॉर्क मिलके 0 और बनाते रहते आपस में, हर पॉइंट पे कैंसिल आउट करते। यहाँ पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के बाकी टाइम पे मोटर रोटेट करेगी। तो ये एक पॉइंट है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। इनको कैसे सॉर्ट आउट करोगे फिर? हम्म? जैसे स्टार्ट में बैटन में एक्सटर्नल एक्साइटेड एक्साइड कर देते हैं कैपेसिटर जो या फिर कैपेसिटर स्टार्टर। चलो वो बताते हैं।
उसका कंसेप्ट एक अलग आएगा। नाउ मैंने ये बोला कि ये जो पॉइंट है स्टार्टिंग के अंदर जो फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क का ये सेम है, ये कैसे बोला, किस बेसिस पे मैंने बोला? प्लस दो में डिवाइड हो रहा है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला आता है? रोटर कॉपर लॉस वाला बता दो चलो। रोटर कॉपर लॉस वाला आता था ना, उसको लिख देते 1/ओमेगा एस रोटर कॉपर लॉस अपॉन एस, ऐसे ही आता था। रोटर कॉपर लॉस के साथ 3 गुना मल्टीप्लीकेशन भी आता था, यस सर 3। तीन तो नाउ या तो आप यहाँ 3 इंटू समथिंग इसके अंदर ही है, अगर बाहर लिखोगे तो एक का मीनिंग है, ये तो समझ जाओगे। 3/ओमेगा फिर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है 3I² R वाला। क्लियर है या नहीं? मतलब फॉर्मूला ये आता है। नाउ अगर मैं ये फॉरवर्ड के लिए लिखूं तो 3 वाइंडिंग थी इसलिए करते थे 3 फेज थी। अब तो हमारा हुआ है सिंगल ही है, तो हम 3 का लेंगे। उसका एक बार बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर 3 का भी करोगे तो भी ये सेम ही आएगा क्योंकि उसमें 3 का आएगा तो वो 3 इंक्लूडेड है। यहाँ पे जितना भी होगा मुझे नहीं पता, रोटर कॉपर लॉस हो सकता है कि 2 वाइंडिंग का जितना भी वाइंडिंग का हो वो सारा इसमें आ जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहने वाला। नो यहाँ फॉरवर्ड करूंगा तो WS तो सेम रहेगी या चेंज होगी? वो तो सेम रहेगी। रोटर कॉपर लॉस मींस जैसे मान लो ये फॉरवर्ड SF यहाँ आएगा, इसके अलावा तो कोई चेंज नहीं होने वाला। नो अगर बैकवर्ड के लिए मैं लिखता हूं तो वो क्या आएगा? अपॉन SB। नाउ स्टार्टिंग के अंदर क्या SF SB के इक्वल है? दोनों किसके इक्वल है? 1 के। यहाँ लिखा था स्टार्टिंग के अंदर दोनों की जो स्लिप है वो 1 के इक्वल है। जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो आपको एक चीज मिल जाएगी कि TF स्टार्टिंग के केस में इक्वल टू किसके हो जाएगा? TB। होगा या नहीं होगा? मीन स्टार्टिंग के अंदर दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने वाले, तो आपका रोटर रोटेट नहीं करेगा। नो जो क्वेश्चन कई बार दिमाग में आ जाता है कि यार फोर्स लगाएंगे तो दूसरे वाले का नहीं करेगा क्या, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को आप देखो, दिस इज टॉर्क। अगर आपने किसी भी साइड में फोर्स लगाया तो दूसरे वाले का टॉर्क ऑटोमेटिकली वहां कम होने लगता है, पहले वाले का जो भी डोमिनेट करेगा। लाइक अगर आपने अपोजिट के अंदर किया तो इसका वाला डोमिनेट करने लगेगा, इसका कम होने लगेगा, तो रोटर तो रोटेट कर जाएगा आपका, बस आपको थोड़ा सा धक्का मारना है। अगर ये ऐसा कुछ आता तो मे भी रोटेट नहीं करता क्योंकि हर पॉइंट पे आपका जस्ट अपोज कर रहा होता, मतलब कहीं पे भी हो सकता है नहीं रोटेट करे। चाहे आप ऐसे तो कर लोगे, ये फोर्स तो आ गया, टॉर्क तो यहाँ पे इतना जनरेट हो रहा है, टॉर्क तो मिला लेकिन रोटेट नहीं। यहाँ पे भी जैसे टॉर्क तो था मशीन में लेकिन स्पीड नहीं थी, तो आप कहीं पे भी चले जाओ मशीन तो रन नहीं करने वाली, टॉर्क ही मिलेगा आपको सिर्फ। तो ये आपकी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है, दोनों स्टार्टिंग के अंदर टॉर्क क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, इस वजह से आपकी मशीन रोटेट नहीं कर पाती है। तो इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिख लो पहले, या तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, pulsating magnetic field phi m, pulsating magnetic field phi m contains, pulsating magnetic field phi m contains two equal magnitude phi m by 2, two equal magnitude phi m by 2. Next point, both flux rotates at ns, both flux rotates at ns in the opposite direction, in the opposite direction, in the opposite direction. Next point, the forward field, the forward field wants to, the forward field wants to make rotor
the forward field wants to make rotor rotate at capital N कर लिया n speed, capital N speed with a forward torque TF, with a forward torque TF. Next point, the backward field also produce backward torque T B कर लिया and wants to rotate at minus n speed and wants to rotate at minus n speed. अब जैसे मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो मैं अपोजिट नहीं बोल सकता, अगर माइनस के बाद भी अपोजिट बोल दिया तो माइनस का अपोजिट होना वापस वो प्लस बन जाएगा, वही कल वाला तुम्हारा कंसेप्ट माइनस माइनस. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग स्टार्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट कर लो. ड्यूरिंग starting both the torques are equal. And opposite, so net torque becomes 0. During starting both the torques are equal and opposite, so net torque becomes 0. During starting net torque becomes 0 and motor don't start या don't rotate. Net torque becomes 0 and motor doesn't start and motor does not start. ठीक है. नाउ रनिंग कंडीशन में अगर आ जाएगा तो स्लिप क्या क्या होगी. जैसे रनिंग के अंदर, इसको एक साइड में कर लेते हैं. जैसे रनिंग कर रही है फॉरवर्ड के अंदर तो इसकी स्लिप बन गई मान लो 0, तो बैकवर्ड क्या बन जाएगी 2. मीन्स 2 से बैकवर्ड हो रहा होगा तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि ये इसको वापस लेकर जाएगा बैकवर्ड में. दूसरे वाले की स्लिप कम हो जाती है ना, उल्टी चली जाएगी. ठीक है. तो ये अब नोट कर लो, ये वाला बना लो, फिर ये बना लेना, इसके साथ में ये लिख देना, वो लास्ट में लिखना. जैसे यहाँ पे नेट टॉर्क भी लिख लेना, टी नेट. अपोजिट है तो दोनों का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा. सो नेट टॉर्क इज 0. सो टी स्टार्टिंग इक्वल्स टू 0. इन सब के बाद में ये बना
ऊपर टॉर्क लिखा है नीचे माइनस टी भी लिख देना, ताकि सही रहेगा कि माइनस टॉर्क है नीचे वाला जो टॉर्क नेगेटिव है ना। एक्चुअली नेट टॉर्क का तो ये आएगा, दोनों का मिला के देगा ना नेट, तो दोनों का मिला के। हो गया क्या? नो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, RMF ड्यू टू टू फेज सप्लाई, RMF ड्यू टू टू फेज सप्लाई। टू फेज सिस्टम अगर बैलेंस हो तो उसमें वोल्टेजेस की वैल्यू बता सकते हो क्या होता है? बैलेंस सिस्टम की कंडीशन जो आएगी उसमें एक चीज तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड है, जैसे जितने भी फेज आएंगे उनके सबके आपके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो फेज डिफरेंस होता है वो आपका होना चाहिए 360 अपॉन n। जैसे 3 फेज है तो 360 बाई 3 कर दिया 120 डिग्री। अगर आपको 6 फेज दे दिया तो 6 से डिवाइड कर दो। ऐसे कितने भी फेज के लिए निकाल लोगे। बस ये कंडीशन n इक्वल टू 2 के लिए वैलिड नहीं है, मतलब 2 फेज के लिए वैलिड नहीं है। 2 फेज के लिए फिक्स होता है 90 डिग्री उनमें फेज डिफरेंस होना चाहिए। सब में 360 बाई n चलेगा,
टू फेज में कितना 90। तो कोई वैल्यू ऐसे बता सकते हो कि जैसे मैंने ये लिया है पाई ए, इसका मैग्नीट्यूड है पाई एम कॉस ले लेते हैं, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल आना चाहिए 90। तो इधर कहीं आएगी दूसरी फील्ड, मैग्नीट्यूड तो इसका भी सेम रहने वाला, उसका फाई एम है तो इसका भी फाई एम। नो, वहां कॉस है, यहाँ क्या है लिखो, साइन आएगा फिर 90 डिग्री का, तभी तो बनेगा। बोलो, अगर वहां कॉस लिखोगे तो यहाँ साइन आएगा ऑब्वियसली, तभी तो 90 का डिफरेंस आएगा। साइन और कॉस में 90 का डिफरेंस रहता है। तो ये आपकी बैलेंस टू फेज सप्लाई है। ये क्लियर ना? अगर मान लो मैं ओमेगा टी की वैल्यू को 0 लेता हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी? मतलब इसको पाई एम आएगा क्या, और ये 0, तो इस नेट यही रहेगा आपका 9। अगर ओमेगा टी की वैल्यू को मैं 45 लेता हूं तो ये कितना आएगा? पाई एम बाई रूट 2, और ये वाला पाई एम बाई रूट 2। दोनों का नेट इधर आएगा क्या कहीं? ये नेट क्या आएगा? एक 90 पे, दूसरा 90 पे, आप अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर दो तो वापस से आपको फाई एम ही मिलने वाला है, फाई एम ही मिलेगा। और एंगल पता ही है, ये भी 90, ये 45 ही होगा, ये जितना भी है। नाउ अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू को 90 लूंगा तो ये तो 0 हो गया ओनली, ये फाई एम। नाउ आप ऐसे ही एंगल चेंज करोगे तो क्या डायरेक्शन ये, जैसे पहले ऐसे एरो था फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे, जैसे पहले आपका ऐसे था, फील्ड की डायरेक्शन ये थी, फिर फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, फिर तीसरे में ये आई। तो आप यहाँ से ऐसे देख रहे हो क्या कि ये कुछ डायरेक्शन चेंज कर रही है फील्ड, तो इसको रोटेटिंग बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है विथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पाई एम, साथ में रोटेटिंग भी है, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है। नो, क्या ये डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है क्या? अपोजिट, मतलब जैसे अभी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, अब इसके आगे और एंगल पुट करोगे तो ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, वो तो पता है, चलो ठीक है, रोटेटिंग नेचर का होगा। नो, और इसको क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करा सकते हो। आरएमएफ उसमें करा सकते थे, थ्री फेज में कैसे कराते थे? इसमें बदल के एक बार देख लेते हैं। नो, इसको हम ले लेते हैं इस बार, यहाँ ले लो चाहे, पाई एम कॉस ओमेगा टी, और यहाँ कौन सा वाला ले लेते हैं? पाई एम यहाँ साइन आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। 0 डिग्री पे क्या डायरेक्शन आने वाली है? ये वाली क्या हो जाएगी 0, ये आएगा आपका फाई एम, ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 पे क्या आएगा? ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। तब दोनों की क्या आएगी डायरेक्शन? एक इधर आएगा एक इधर आएगा, और दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। ये पाई एम, दिस इज पाई एम बाई रूट 2, पाई एम बाई रूट 2। नाउ ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 आया तो ऐसे, इसके केस में क्या डायरेक्शन हो गई? अगर आपने ये वाली फील्ड ली तो पहले ऐसे एरो था, ऐसे गया, मींस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो आरएमएफ अगर टू फेज का आप ले, मतलब टू फेज सप्लाई लेते हो तो वो भी एक आरएमएफ प्रोड्यूस करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो बाय रिवर्सिंग एनी टू फेजेस। ये क्लियर है? नो, तो अगर मान लो आप किसी मशीन में जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसमें टू फेज सप्लाई लेते हो, आरएमएफ प्रोड्यूस करेगी, आरएमएफ आते ही तो आपका काम हो ही जाएगा। लाइक आपकी ये दोनों फील्ड है, अलग अलग फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आपको फाई एम देगी, तो आप मशीन की डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हो कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये क्लियर है? नो, तो अगर आप मशीन में टू फेज सप्लाई काम में लोगे तो मशीन आपकी रोटेट
डेफिनेटली करने वाली है। तो ये जैसे अगर 3 फेज के लिए आ रहा है, ये आएगा आपका 2 फेज के लिए, और सिंगल फेज के लिए ये वाला। हाँ। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप अकेली दोनों फेजेस पे सप्लाई अप्लाई करोगे साइन ओमेगा टी सिंगल फेज में, यहाँ पे एक पे अलग सप्लाई आ रही है, दूसरे पे अलग सप्लाई आ रही है। जैसे जो 3 फेज को ब्लॉन ऑफ किया था, 2 फेजेस पे सप्लाई आ रही थी, एक की जो वैल्यू थी वो थी 5m साइन ओमेगा टी, और दूसरे की मे बी वैल्यू होगी 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 उस टाइम पे 3 फेज में। तो बैलेंस 2 फेज भी नहीं है ये 3 फेज वाला। नो, अभी जो सप्लाई आ रही है ये ही दोनों पे, ये वाला जो सप्लाई एक्स्ट्रा लिया है ना, जैसे इसके अंदर कॉस ओमेगा टी है इसके अंदर, तो वो है नहीं सिंगल फेज के अंदर। सिंगल फेज में एक ही फील्ड है, यही आपकी पल्सेटिंग बनती है ऊपर और नीचे। यहाँ पे अलग अलग 2 फेजेस लिए 90 डिग्री करने का मीनिंग है कि जब ये वाला खत्म होगा उस टाइम पे ये आ जाएगा। अलग अलग चलता है ना इनका एंगल, तो एंगल अलग अलग चलता है। तो 2 फेज सप्लाई में वायर तो आपके 2 ही है। सिंगल फेज में एक्चुअल में क्या होता है कि पाथ को कंप्लीट कराने के लिए एक वायर की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूजन आता है इसके अंदर कि 2 फेज वाला भी सेम है, सिंगल फेज वाला भी। 3 फेज में 3 वायर चाहिए, 2 फेज में 2 चाहिए, सिंगल फेज में 1 से काम हो जाएगा क्या आपका, क्योंकि आपको कंप्लीट तो कराना है पाथ को, इसलिए वो वायर कंप्लीशन के लिए जरूरत पड़ती है हमें। और सप्लाई एक ही। हाँ, इसके अंदर जब ये भी रोटेटिंग हो, मतलब पल्सेटिंग, तो ये भी जाने वाला, जैसे मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन बात ये है कि दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, मतलब इनकी डायरेक्शन हो सकता है इसके उधर भी जाएगी और एंगल पे इसकी ऊपर भी जाने वाली है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करके फिक्स वैल्यूज देते जाएंगे फाई एम। जैसे 3 फेज में क्या था, सिंगल फेज में तो अकेला है, अगर वैल्यू कम हुई तो इसकी फाई एम भी कम होएगा, लाइक फाई एम जीरो भी जाएगा, मैक्सिमम भी जाएगा, उस तरीके से जाएगा। तो सिंगल फेज में ये प्रॉब्लम आ रही है। 2 फेज के अंदर रोटेटिंग नेचर का है, तो 2 फेज वाला तो रोटेट कर रहा है, मीन्स अगर सिंगल फील्ड है तो काम नहीं बनता है, लेकिन अगर 2 फील्ड आ जाती हैं तो मे भी आपका काम बन सकता है। ये क्लियर है? तो ये वाला आपका हो गया 3 फेज, दिस इज 2 फेज, एंड दिस इज सिंगल फेज, दिस इज टॉर्क, एंड ये स्लिप यहाँ पे 0। ये क्लियर है? तो ये आपका 2 फेज आरएमएफ है। रोटेटिंग नेचर का होगा ना 2 फेज आरएमएफ। अगर 2 फेज सप्लाई पूछा जाए कि 2 फेज से जो फील्ड आएगी वो रोटेटिंग होगी या स्टेशनरी, रोटेटिंग। 3 फेज से भी रोटेटिंग होता है, और 3 फेज में मैग्नीट्यूड क्या होता है 1.5 फाई एम, 1.5 गुना। जैसे फाई एम साइन ओमेगा टी ऐसे लेते थे, उसका 1.5 फाई एम आता था। यहाँ पे फाई एम मैक्सिमम जो वैल्यू है वही आपका मैग्नीट्यूड होने वाला है फाई एम। ये क्लियर है? वहाँ मैक्सिमम जो फ्लक्स था उसका 1.5 गुना आता था, यहाँ पे एग्जैक्टली फाई एम। और एसी ये सिंगल फेज में, सिंगल फेज के अंदर तो नॉर्मली आपका फाई एम, मतलब जितना भी आप फ्लक्स बन रहा है, जितना भी, लाइक आपकी जो वैल्यू है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो चलेगा। तो इसको नोट कर लो, जल्दी करना लेकिन इसको तो। ये वाला हो गया पहले, फिर दूसरा ये वाला है, वो फाइनल वो बनाना। थ्री फेज का मैंने एंगल लेके नहीं किया था, मतलब बताया ही था आपको, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज़्यादा बन जाती है अपनी, बस ऐसे ही वैल्यूज उसमें पुट करनी होती है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, वो भी दिख रहा होगा, और ये रोटेट कर रहा होगा सिंक्रोनस स्पीड से ही। ये लिख लेना साइड में, एज ए सिमिलर टू 3 फेज। मैं ये थ्योरी में नहीं लिख पा रहा, वैसे ही चल रहा हूँ आगे, मतलब एन एस स्पीड से ये भी रोटेट कर रहा होगा।
तुम लोग भी जा रहे हो क्या होली पे घर? हम्म? फिर सैटरडे संडे को क्लास लोगे या नहीं? नहीं लोगे? हम्म। इंग्लिश की क्लास का आया था ना मैसेज। उसके बाद 17 मतलब 19 से ना हाँ तो 17-18 तो कल ही तो है, परसों परसों से। तो सैटरडे 19 का है। आओगे ना कल? अच्छा। हम्म। मतलब अगर आपके पास में दो फेज सप्लाई है, टू फेज वाली, तो उससे आपकी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होगी। टू फेज से सेल्फ स्टार्टिंग दिख रही है ना? टू फेज होगा तो सेल्फ स्टार्टिंग होगी, थ्री फेज में भी सेल्फ स्टार्टिंग, सिंगल फेज में नहीं होगी। तो फिर टू फेज काम में क्यों नहीं ली? हम्म? नहीं 5M ही आएगा, मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ना उतना ही प्लस। उसमें एक्चुअल में साइनोसॉइडल में पुट करोगे ना तो आपको 3 मिल जाएंगे, मतलब 1.5 मिल जाएगा, 1.5 5M। एक्चुअली सिंगल सिंगल फेज में एक ही एक्चुअल में फील्ड आती है, वही पल्सेटिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये भी होने को तो पल्सेटिंग है। जैसे एक साइकिल के बाद में 180 तक मतलब जाएगा ना, 360 तक एक साइकिल होती है, तो उसी 360 के अंदर ही ये पल्सेटिंग बनता है अपना। जो सिंगल फेज है उसी 360 में ही तो बनता है, हाफ इधर गया हाफ उधर गया। तो नाउ ये वाले भी होने को तो पल्सेटिंग है, लेकिन जैसे हर एक पॉइंट पे ये क्या करेंगे एक दूसरे को, मतलब कोई ना कोई चेंज करेगा। जैसे ये 5M/√2 इधर आया था, इसका इधर आया था, तो इन्होंने ये डायरेक्शन दे दी। उसी तरीके से और कोई आगे डायरेक्शन 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल पे ये इसकी डायरेक्शन पे चेंज करते रहेंगे, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख लेंगे। लेकिन इसके केस में क्या होगा, सिंगल फेज में एक तो अकेली आ रही है, फिर दूसरी वाली बैकवर्ड आती है, हाँ थोड़ी देर बाद आ रही है बैकवर्ड, तो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, चलो वो अपना अलग आ रहा है, ये अपनी अलग फील्ड आ रही है, कैंसिल आउट नहीं कर रहे, टॉर्क भी दोनों बना रहे। जैसे हाफ में ये टॉर्क बना देगी, हाफ में ये टॉर्क बनाएगी। तो क्यों ना एक चीज बताओ, इसका एडवांटेज उठा के मैं जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कर सकता हूँ क्या कुछ? यहाँ पे एक ही फील्ड थी, एक्चुअल में तो फील्ड तो एक है, उसी में फॉरवर्ड है, उसी का बैकवर्ड चल रहा है। यहाँ दो थी, थ्री फेज में 3 फील्ड थी। तो जब भी 2 फील्ड आ रही है तो कुछ ना कुछ इनमें एक दूसरे को वो चेंज करती है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड इधर है, ये अकेली है, नो, अगर दूसरी ऐसे भी आएगी तो दोनों में कोई ना कोई इफेक्ट तो करेगी। इस फील्ड की डायरेक्शन अब ऐसे कुछ बनेगी बीच में इनके, तो डायरेक्शन तो चेंज करने वाली है। तो इसी चीज का एडवांटेज हम उठा के सिंगल फेज सप्लाई को रन कराएंगे। नाउ एक चीज बताओ, 3 फेज की जगह 2 फेज सप्लाई चल रही है, अगर सिंगल फेज को रन कराना तो कुछ इफेक्ट करना पड़ेगा हमें उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। नाउ तो हम 2 फेज सप्लाई काम में क्यों नहीं ली, हमने सिंगल फेज क्यों ली? आपके घर में बैलेंस सप्लाई आती है, 3 फेज वाली जो आती है उसका जैसे वोल्टेज होता है Vm साइन, एक का होता है ओमेगा टी, दूसरे का होता है साइन ओमेगा टी -120, और तीसरे का होता है ओमेगा टी +120। यही होता है ना। अगर आपको कोई 2 फेज दे देगा, ये वाले फेजेस तो सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन फेज डिफरेंस 120 का, जबकि होना कितने का चाहिए था 2 फेज में, 90 का, तो बैलेंस तो नहीं मिला आपको। ये तो क्लियर है ना, बैलेंस नहीं मिला, तो इसमें तो और वैल्यूज अलग आने वाली है। तो बैलेंस अगर आपको चाहिए 2 फेज तो आपको 90 डिग्री का चाहिए। उसके लिए इसका मीनिंग क्या, पूरे पावर सिस्टम को दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा आपको वोल्टेज भेजने के लिए, वही चीज है। नो
सिंगल फेज के अंदर तो आपको अकेला वायर मिलता है, ये चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो, इसका चाहे वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, आने वाला तो आगे सेम ही है। तो इसीलिए सिंगल फेज आपको कन्वीनियंट होता है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, अकेला अकेला ले जाओ सब। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टीवी देख रहे हो या आपने कोई लाइव वीडियो स्टार्ट करी, हो सकता है आपके 10 सेकंड डिले हो सकता है 30 सेकंड का डिले हो, ये आपके लिए जहाँ से भी आपने स्टार्ट करी ठीक है, लेकिन सारा अगर कंबाइन चलता है तो सबका सेम चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर वीडियो देख रहे हो आप तो सबका सेम चलना चाहिए ना। अगर जैसे मान लो आपका अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है, कि उसको अलग पढ़ाया जा रहा है, मतलब अलग अलग बोल रहा है, तो क्रैश करेगा। तो सेम रखने के लिए इसमें टू फेज नहीं बन सकता, इसके लिए अलग से सप्लाई लानी पड़ेगी। कन्वीनियंट कौन सी आती है? सिंगल फेज। तो सिंगल फेज ही आपको दी जाती है, ठीक है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट तो करने पड़ेंगे। इसका आरएमएफ लिख लिया ना, ये आरएमएफ होता है टू फेज और रोटेट करता है विद सिंक्रोनस स्पीड एनएस पे, सेम एज थ्री फेज। नाउ अब आ जाएंगे टाइप्स ऑफ सिंगल फेज रोटर, सिंगल फेज मोटर कर लो, सिंगल फेज मोटर, टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर। नाउ सिंगल फेज मोटर को क्लासीफाई जो टाइप्स है ना, वो अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग है, मतलब कैसे कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे वही उसके टाइप है। पूरा कंस्ट्रक्शन तो देख ही लिया, पूरा स्क्वायर गेज है, तो बचा ही कुछ नहीं, सिर्फ उसकी स्टार्टिंग बची है कि स्टार्ट कैसे कैसे करेंगे। तो मेन बस ये याद रखो, कंसेप्ट सब में सेम आने वाला है। हमें उस जो फील्ड आ रही है ना हमारी नॉर्मल, उसमें या तो कोई दूसरी फील्ड करनी है या उसको कुछ रोटेटिंग बनाना है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना है हमें। तो वो क्या चेंज करेंगे उसमें लिख लेना, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग है ये टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर, आगे एरो करके अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग। तो नंबर 1 आ जाएगी रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, हाँ अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग। नंबर 1 रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज SPLIT स्प्लिट फेज स्लैश करके ओनली स्प्लिट फेज भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज या ओनली मतलब स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज। अगर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बोला जाए तो भी समझ जाना वो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज की बात कर रहा है। सेकंड लिखो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट। थर्ड आ जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। इसका एक और नाम है, और करके लिखो परमानेंट कैपेसिटर टाइप, इसी का और करके लिख लो परमानेंट कैपेसिटर टाइप, परमानेंट कैपेसिटर टाइप। एक आएगी शेडेड पोल, SHADED शेडेड, शेडेड पोल, शेडेड पोल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट डाल लो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज। इसमें क्या होगा, ये आपका रोटर है स्क्वायर गेज वाला, ये स्लॉट्स, आपने यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई दी, ठीक है। ये वाली मेन वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है या रोटर, ये स्टेटर वाइंडिंग है, रोटर तो आपका अंदर है, ठीक है। नाउ जब आप इस पे सिंगल फेज सप्लाई देते हो, ये वाला फ्लक्स भी बनाएगा, कट भी करेगा, टॉर्क भी आएगा, लेकिन रोटेट नहीं करेगा क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाने वाले हैं। तो इसको दूर करने के लिए एक काम करो, ये जो दोनों आपका स्टेटर की सप्लाई जहाँ से दे रहे हो, मतलब सप्लाई के जस्ट पैरेलल में आप एक काम करो, एक वाइंडिंग पुट कर दो, उसको नाम दे लेते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग। नाउ वाइंडिंग है, ठीक है,